गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों अब जाकर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल है वो मिल रहा है। तो फिर दैनिक जागरण का एडिटोरियल हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, इसे लिखा अश्विनी कुमार जी ने, हम बात करेंगे नई दिशा की प्रतीक्षा करती राजनीति। आखिर ऐसी कौन सी दिशा है कि जिसकी राजनीति प्रतीक्षा कर रही है, तो उसके विषय में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में हम कोविड-19 महामारी के रूप में एक बड़े विकट संकट से जूझ रहे हैं। इससे निपटने के लिए तमाम कवायद हो रही हैं, जिनमें से कई पर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालों से हम इतिहास में खुद को कटघरे में खड़ा पाएंगे कि इस आपदा के दौरान हम मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के मोर्चे पर सामूहिक रूप से कितने विफल रहे थे। तो एक चीज़ और आपको बता दें, आप लोग अपना या फिर कहें थोड़ा सा मत दीजिएगा, ओपिनियन दीजिएगा कि जिस प्रकार से हमारे देश में तमाम चाइनीज़ जो एप्लीकेशंस हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने पूरी जोर तरीके से उसका जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है। पर कुछ ऐसे भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, जहां पर देख सकते हैं चाइना जैसी कंपनी का निवेश बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी यूज़र हैं जो टिकटॉक, सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत है टिकटॉक से, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए टिकटॉक है, बहुत ऐसे लड़के हैं लड़कियां हैं जिन्होंने टिकटॉक के माध्यम से बहुत फेम पाया, आज उनका नाम है। पूरी तरह से कहें तो आज उनका उनसे करियर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लोग टिकटॉक पे ही इतना बवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वीगो है, टिकटॉक है, आपका डीयू रिकॉर्डर है, लाइकी है, ऐसे तमाम तरह के एप्लीकेशंस जो चाइना के हैं। तो आप बताइए, अपना सहयोग दीजिए कि क्या टिकटॉक ही डिलीट होना चाहिए, अनइंस्टॉल प्रतिबंधित होना चाहिए, कि जितने भी, मेरा कहने का मतलब यह है ना कि ज़्यादातर टिकटॉक से गरीब दुखिया जो भी है मध्यम वर्गीय परिवार का बंदा जुड़ा हुआ है। पर अगर टिकटॉक जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दोस्तों चाइनीज़ एप्लीकेशंस के माध्यम से आप लोग जो भी यूज़ करते हैं, आप लोगों की जो गोपनीय दस्तावेज़ है, सीक्रेट मैटर है, वो चीज़ें भी चाइना को पहुंच जाती हैं। तो इससे एक तरह से सेंध लग सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत भारतीय जवान मिलेंगे, भारतीय पुलिस के जवान मिलेंगे जिन लोगों ने अपने मोबाइल में ये जो आपका है टिकटॉक इंस्टॉल किया या फिर अन्य जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए हैं। इससे क्या होता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि यदि हम इस पर बैन करते हैं तो जितने भी भारत में इसके निवेश उससे भी बैन करना चाहिए, फिर इससे किसी प्रकार का मतलब नहीं रखना चाहिए। आप भी अपना ज़रूर मत दीजिएगा। ऐसे ही कुछ सवालों से हम इतिहास में खुद को कटघरे में खड़ा पाएंगे कि इस आपदा के दौरान हम मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के मोर्चे पर सामूहिक रूप से कितने विफल रहे थे। लाखों वंचितों पर टूटे दुखों के पहाड़ ने उन्हें और निराश्रित कर दिया। परिणाम स्वरूप उनके आत्मसम्मान का और अवमूल्यन हुआ। यह भारतीय राज्य की चेतना पर एक धब्बे की मानिंद कालिख पोत जाएगा। उस राज्य पर जो नागरिकों का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए शपथबद्ध हैं। बीते दिनों विचलित करने वाली तमाम तस्वीरें सामने आई। हमने देखा कि अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा कैसे शवों को कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं। यह भारतीय गणतंत्र की आत्मा पर इतना गहरा घाव है जिसके निशान लंबे समय तक कायम रहेंगे। इस प्रकार की असंवेदनशीलता से उपजा असहनीय दर्द उस प्रत्येक हृदय में अनुभूत किया गया जो उन विस्मृत कर दिए गए मूल्यों के प्रवर्तनकारी पुनर्जागरण की पुनरावृत्ति की आस लगाए बैठा था, जो देश को एकजुट रखते आए हैं। यह ऐसी पीड़ा जो हमारे हिस्से में नहीं आनी चाहिए थी, फिर भी उम्मीद है कि हमें सहानुभूति, गरिमा और न्याय के उन पवित्र मूल्यों की ओर उन्मुख करेगी जो हमारे संवैधानिक अधिकारों के अनुक्रम में शीर्ष पर है। इस कड़ी में मृतकों और बीमारों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान के रूप में किया गया हस्तक्षेप शीर्ष अदालत के लिए अवसर है। वह आधारभूत मूल्यों के संरक्षक उत्तरदायी अपनी भूमिका को पुनः पुष्ट करें। जब राष्ट्र शासन से जुड़े संस्थानों को कसौटी पर कसता है, तब शीर्ष न्यायालय से यही अपेक्षाएं रह जाती हैं कि वह राज्य के विरुद्ध नागरिकों के उन अधिकारों के पक्ष में मुकर्रता से पैरवी करे जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उससे उम्मीद होता है कि वह देश का मुखिया भले न बने, परंतु उसे सही दिशा अवश्य दिखाए। चूँकि अदालत की विस्तारित भूमिका के औचित्य को लेकर अभी
मंथन जारी है। ऐसे में न्यायालय को संविधान के परीक्षक के रूप में राष्ट्र के विश्वास को निरंतर बनाए रखने का काम करना चाहिए। उसे अवश्य ही हमारे राष्ट्र निर्माताओं की सोच के वास्तविक प्रतिनिधि की भूमिका को साकार करना चाहिए। उसके निर्णय राष्ट्र की उस संविधानवाद में आस्था की श्रीवृद्धि करने वाले होने चाहिए, जिसके मूल में ही मानवीय गरिमा विद्यमान है। वास्तव में सक्षम एवं गतिशील संस्थानों की नियति उन्हें नेतृत्व प्रदान करने वालों की प्रकृति से ही निर्धारित होती है। कुशल नेतृत्वकर्ता ही संस्थानों को राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का उपकरण बनाते हैं। इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रों का भविष्य उनके नेताओं की ईमानदारी एवं निस्वार्थ प्रयासों से ही आकार लेता है। वे एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाने के संघर्ष में भी अनवरत रूप से लगे रहते हैं। कोरोना महामारी ने विभाजित राजनीति की सीमाओं को उजागर किया है। ऐसी राजनीति जो सिद्धांतों के बजाय लोक लुभावनवाद के मोह में फंसी है, जो राजनीति संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण कलुषित और निजी आकांक्षाओं के चलते बौनी हो गई हो। ऐसे में यह संकट राजनीति के राष्ट्रीय पुनरुत्थान का पड़ाव बन सकता है। निराशा के साए में भी हम ऐसे क्रांतिकारी नेतृत्व की उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे दौर की अप्रत्याशित चुनौतियों में भी विनम्रतापूर्वक और सच्चाई के साथ जनता को साथ साध सके। अपने इतिहास के इस प्रवर्तनकारी पड़ाव पर हमें ऐसा नेतृत्व विकसित करना है जो मूल्यों के आधार पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति कायम कर सके और उन विषमताओं को पहचानने जो वंचितों पर होने वाली अन्याय में हम सभी को गौण कर देती है। एक ऐसे समय में जब नई विश्व व्यवस्था दस्तक दे रही है, तब वैश्विक राजनीति में उच्च पदवी की भारतीय आकांक्षाओं का ठौर घरेलू स्तर पर उदार मूल्यों की शक्ति और उसके विराट कद से ही तय होगा। अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने ऐसे नेतृत्व की शान में अर्ज किया है, निगाह बुलंद सुहन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है सख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। इसमें एक नेतृत्व करता है बड़े विजन। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आज हमारे देश में कुछ ऐसे भी राजनीतिक पार्टियां, कुछ ऐसे राजनीतिक महानुभाव लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी किया जा रहा है उनसे तमाम तरह के उन प्रश्नों पर भी सवाल किया जा रहा है जिन प्रश्नों पर नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं सेना के ऊपर तमाम तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जो भी सेना और आपके बीच संवाद हो रहा है उसे देश की जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए, क्या यह करना उचित है? हमारा देश जानते किन लोगों की वजह से जूझ रहा है, डूब रहा है, जिनका स्तर नहीं है सवाल जवाब करने का, वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से सवाल जवाब कर रहे हैं। और देश की जनता क्या पढ़ी लिखी नहीं है? देश की जनता चुप है। देश की जनता मतलब पूरी तरह से अश्योर है कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है और सही दिशा में किया जा रहा है। मैं सही आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कह रहे हैं कि युद्ध हो जाना चाहिए चाइना जैसे देश के साथ। हाँ, कल्पना भी मत करिएगा, अगर कुछ चीज़ें बिना मतभेद के छोटे से नुकसान के बाद अगर सुलझाई जा सकती हैं तो बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर दोस्तों युद्ध हो गया ना तो चाइना भी बर्बाद होगा, भारत भी बर्बाद होगा। और इसमें मज़ा कौन लेगा? जो उसके इर्द गिर्द के जो देश हैं वो तो चाहते हैं कि युद्ध हो जाए। अमेरिका जैसा देश सोचता है कि महाशक्तिशाली बनने से पहले इसकी कोई कमर तोड़ दे। न चाइना कमज़ोर नहीं, न भारत कमज़ोर है। ऐसे में देखिए नुकसान तो होना ही है। तो आप लोग इस तरह उकसाएं नहीं। बिलैटरल कॉन्वर्जेशन के माध्यम से बातें हो रही हैं, ठीक है, उसका भी गोलमेज सम्मेलन हो सकता है। बड़े बड़े आला अफसर अधिकारी पीएमओ लेवल के बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक्चुअल में क्या दिक्कतें हैं उस पर विचार विमर्श करके सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये होता है, मतलब किसी को जीतना युद्ध करना ही नहीं होता है, एक डिप्लोमेसी भी होती है, कूटनीति भी होती है, ठीक है। यहाँ इकबाल का एक और भी शेर मौजूद है, निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राह को खुदा के लिए। इसका मजमून कुछ यूँ है कि जो कभी सितारों को राह दिखाया करते थे उन्हें खुद सही दिशा दिखाने के लिए किसी की दरकार है। वास्तव में राष्ट्र ऐसे नेतृत्व का हकदार है जो महानता और बड़े उद्देश्यों के साथ स्वयं को क्षण प्रतिक्षण के लिए प्रस्तुत एवं समर्पित कर सके। ऐसी राजनीति जो निर्बलों को बल दे सके और स्वतंत्र लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं को ऐसे पंख लगा सके जिससे व्यापक स्वतंत्रता और सीमित प्रसन्नता की निमित्त बने।
जब तक करोड़ों लोग बिना किसी उम्मीद और भविष्य के हाशिए पर ही पड़े रहेंगे और जब तक विभाजनकारी और सांप्रदायिक एजेंडे का बोलबाला है, तब तक नेतृत्व की नए आयाम देने की यह खोज निश्चित रूप से राष्ट्रीय अनिवार्यता बनी रहनी चाहिए। इससे भी बढ़कर हमें ऐसे नेतृत्व की दरकार है जो व्यापक हितों की पूर्ति कर समृद्ध विरासत बनाने में विश्वास रखे और जो सभी किस्म के अन्यायों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो। ऐतिहासिक विषमताओं से साक्षात्कार करने वालों के अनुभव में हम जानते हैं कि इतिहास की प्रताड़ना के शिकार यही कहेंगे। वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के इतिहास पर चर्चा कीजिए। जब तमाम धड़े धारा प्रवाह चलते हैं तो चलिए हम भी एकजुट होकर एक सशक्त सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हम भी राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रायोजन में जुटें और ऐसी ताजगी भरी नई राजनीति को दिशा दें और जो आदर्शवाद को इतिहास की प्रेरक शक्ति के रूप में खारिज न करें। यह वह ऐसा समय है जब नेतृत्व को स्मरण कराया जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं, कुछ लोगों का होता है ऐसा विचार, आप समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है, पर मैं आपको बता दूं इस लेख के माध्यम से जो लेखक बताना क्या चाहते थे। इस लेख के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया है लेखक जी ने कि जो भी हमारे देश में आज राजनीतिक जो कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि हम लोगों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें आवश्यकता है कि ऐसे लोगों का चुनाव करने का जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र के प्रति जान भी दे सकें, ठीक है। क्योंकि अभी एक चीज़ मैं आपको तहे दिल से कह सकता हूँ और सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी बड़े पद के कह सकते हैं मंत्री हैं, आप देखोगे बीजेपी में परिवारवाद तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ है, अगर ये परिवारवाद है भी तो क्षेत्रीय पार्टियों में है, भले वो बीजेपी से जुड़ी हों पर क्षेत्रीयता के आधार पर ही हैं, न कि बड़े पदों पर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।